Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का जो है मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये कौन सी क्लास है? तो जो बच्चे हमारे बीए सेकेंड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी लिए होंगे, जिनका एग्ज़ाम क्या है 4 जुलाई को होना निर्धारित है। पेपर का नाम सोसाइटी इन इंडिया है और यही बच्चे जो है सोशियोलॉजी सोसाइटी इन इंडिया बहुत से बच्चे मेजर में भी लिए होंगे और बहुत से बच्चे जो है माइनर में भी लिए होंगे। तो इस साल क्या है NAP 24 के अनुसार मेजर और माइनर दोनों का क्या है सिलेबस जो है सेम है बेटा, ठीक है। तो ये दोनों जो है मतलब आप लोगों को मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों बच्चे देख सकते हैं, चाहे वो मेजर के बच्चे हों या माइनर के बच्चे हों। और आप लोग इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करिएगा। अब आइए देखिए, हम बात करते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है आपका कि भारतीय समाज की संरचना पर एक लेख लिखिए, या इसी को ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, आंसर क्या है आपका? तो समाज शास्त्र में समाज को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र में क्या है? समाज का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन जो है किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा समाज की संरचना एवं परिवर्तन को समझने का प्रयत्न किया जाता है। आगंश काम्पटे के अनुसार समाज के संबंध में सही और पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित समाज का दो दृष्टियों स्थिर यानी जिसको हम संरचना बोलते हैं तथा गतिशील यानी परिवर्तन से अध्ययन करना आवश्यक है। तो देखिए जो आगंश काम्पटे थे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो समाज की जो संरचना का अगर हमको अध्ययन करना है तो समाज का अगर हमको अध्ययन करना है तो दो दृष्टि में हम कर सकते हैं। एक आपकी संरचना और दूसरा क्या है? परिवर्तन। मतलब आप देखते हैं ना कि समाज क्या होता है, हमेशा जो है परिवर्तनशील रहता है। ऐसा नहीं कि जो आज पाया जाएगा तो वो कल भी रहे, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग क्या है चीज़ों में परिवर्तन लाता रहता है। अब आइए देखिए आगे बात करते हैं। भारतीय समाज का अध्ययन हम दो दृष्टियों से कर सकते हैं। प्रथम शास्त्रीय यानी पाठ के द्वारा, द्वितीय क्षेत्र कार्य दृष्टि से, ठीक है। द्वितीय क्या है आपका? क्षेत्र कार्य दृष्टि से कर सकते हैं। यानी जो है भारतीय समाज का अध्ययन हम कितने दृष्टि से करते हैं? प्रथम शास्त्रीय यानी पढ़कर, ठीक है। द्वितीय का मतलब क्षेत्र कार्य की दृष्टि से यानी क्षेत्र में जाकर, ठीक है। पाठ्य परिदृश्य का तात्पर्य है कि समाज से संबंधित जो भी लिखित सामग्री पाई जाती है उसके आधार पर समाज की संरचना, ठीक है, प्रकार तथा गतिशीलता आदि को समझने का प्रयत्न किया जाए। पाठ्य सामग्री के अंतर्गत भूतकालीन समाज को समझने में सहायता मिलती है। इसके आधार पर वर्तमान भारतीय समाज को भी अधिक उत्तमता के साथ समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आप देखते हैं ना पाठ्य यानी जैसे अभी क्या है, ये हम आपको पढ़ा ही रहे ना कहीं इस बुक से हमने इन सारे कंटेंट को लिया जिसको आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें क्या होगा? पाठ्य की। तो फिर क्या? पाठ्य की सामग्री का अर्थ है लिखित सामग्री की उपलब्धता से। इस प्रकार की सामग्री के प्रमुख स्रोत क्या है? ग्रंथ है, उपनिषद है, पुराण है, आपकी स्मृतियां हैं, रामायण महाभारत, विदेशियों द्वारा लिखित विवरण आदि होते हैं। भारतीय समाज और संस्कृति को समझने हेतु यहाँ पाठ्य सामग्री पर विचार करना क्या होता है? आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आइए देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय समाज का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है इसके बारे में भी देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल से लेकर अब तक भारतीय समाज के इतिहास को समझने के लिए सुविधा की दृष्टि से इसे विभिन्न युगों में बांटा गया है, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठ में क्या कहा गया? यहाँ पे ये क्या कि भारतीय समाज को के इतिहास के बारे में अगर जानना है तो आप जो है सारे युग का पहले अध्ययन करिए। तो जिसमें पहला आपका क्या? प्रागैतिहासिक काल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यह निश्चय पूर्वक कहना बड़ा कठिन है कि कब और कहाँ से प्रथम बार मानव के आकार भारत को अपराध निवास स्थान बनाया, ठीक है। आकर भारत को अपना हो गया यहाँ पर, ठीक है, अपराध नहीं होगा, अपना निवास स्थान बनाया। किंतु जो कुछ अवशेष प्राप्त हुए उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज और संस्कृति प्रागैतिहासिक काल में ही जन्म ले चुके थे, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि जैसे ये निश्चित नहीं है कि मतलब जो है मानव की उत्पत्ति भारत में कब हुई और कब भारत में जैसे वो अपना निवास स्थान बनाए, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में क्या था? अवशेषों के आधार पर जो है ये कहा गया कि नहीं, जो है भारतीय समाज की उत्पत्ति हो चुकी है, ठीक है।
सिंध के लरकाना और पंजाब के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर किए गए खुदाई कार्य से ज्ञात होता है कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ एक समुचित सभ्यता जन्म ले चुकी थी, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता का विकास ईसा के लगभग 3000 वर्ष पूर्व द्रविड़ों द्वारा किया गया था। खुदाई में 550 मुहरें प्राप्त हुई, जिन पर पशुओं के जो है चिन्ह अंकित थे। ये क्या हुआ, आपका प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात होगी। अब आइए देखिए प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में क्या था, तो प्राचीन काल में जो है निम्न काल को भी मतलब प्राचीन काल में क्या हुआ, में निम्न कालों को भी सम्मिलित किया। जैसे वैदिक काल, तो वैदिक काल को भी जो है आपको 2 भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर क्या है, महाकाव्य काल आया, जैन और बौद्ध धर्म का काल आया, ठीक है। फिर क्या है, मौर्य काल आया, फिर आपका शक और कुषाण काल आया और गुप्त काल आया। तो देखिए वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया, तो देखिए 6 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल नहीं, वैदिक काल नहीं, सॉरी एक मिनट, हाँ, प्राचीन काल को जो है 6 भागों में बांटा गया। वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन एवं बौद्ध काल, मौर्य काल, शक और कुषाण काल और गुप्त काल। अब देखिए यहाँ पर क्या, मध्यकाल। मध्यकाल में क्या हुआ, तो मध्यकाल को भी निम्न भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग थे, तो राजपूत काल, तो गुप्त साम्राज्य के मिटने होगा, ठीक है। मिटने के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उस समय तक हर्ष के शासन में भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन था, ठीक है। तो यानी गुप्त काल के मिटने के बाद या हटने के बाद, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, भारत जो हुआ छोटे छोटे राज्यों में बट गया। उस समय तक क्या हुआ, हर्ष के शासक में क्या है, भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन, यानी सभी का क्या हुआ, केंद्र बिंदु बन गया। अब आइए देखिए मुस्लिम काल। मुस्लिम काल में क्या है, तो भारतवासियों का अरब निवासियों, यद्यपि व्यापारिक संबंध अति प्राचीन है, किंतु 11वीं सदी से ही, जबकि मोहम्मद गजनवी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को हराकर मुस्लिम राज्य की नींव डाली, तो भारत में मुसलमान का प्रभाव बढ़ा। धीरे धीरे राजपूत राजाओं की संख्या घट रही थी और उनके स्थान पर मुसलमान शासकों का जो है प्रभाव बढ़ रहा था। 1173 ईस्वी में जो है गोरी ने मुस्लिम साम्राज्य की भारत में जो है नींव डाली, ठीक है। तो 1173 में क्या किया था, मुस्लिम साम्राज्य की नींव जो है किसने डाली थी, तो मोहम्मद जो है गोरी ने, ठीक है। अब आइए आगे बात करते आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या हुआ, तो आधुनिक काल में आपका ब्रिटिश काल भी आएगा और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भी समय आएगा, ठीक है। तो भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाली गई, जिसकी स्थापना ब्रिटेन के पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए की गई थी। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। कंपनी को धीरे धीरे बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार भी क्या हो गए, प्राप्त हो गए। अब देखिए स्वतंत्रता के बाद क्या है, भारत में आधुनिक काल का प्रभाव अंग्रेजों के काल से माना जाता है, क्योंकि भारत को आधुनिकीकरण से परिचित कराने का श्रेय अंग्रेजों को ही जाता है। अंग्रेजों ने ही भारत को सार्वभौमिक शिक्षा, यातायात एवं संचार के नवीन साधन, औद्योगिकीकरण और क्या है आपका नगरीकरण, स्वतंत्रता व समानता के विचार तथा राजनीतिक जागृति पैदा की। देखिए ये अंग्रेजों का ही देन है कि आज जो है हम सार्वभौमिक मतलब शिक्षा जो है हर जगह है, यातायात के साधन भी है, औद्योगिकीकरण माने उद्योग धंधे भी हम शुरू कर रहे हैं, नगरीकरण भी है, स्वतंत्रता के साथ सबका क्या है समान अधिकार दिया। राजनीति में भी क्या हो रहा है, लोग जो है मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के लिए नवीन संविधान बनाया गया, नवीन मतलब नया संविधान बनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। भारतीय संविधान को जो है किस नाम से हम जानते हैं या किससे संबोधित किया गया, तो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम से जो है इसको घोषित किया गया। संविधान में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने, सांस्कृतिक विशेषताएं बनाए रखने एवं संवैधानिक उपचार आदि के मौलिक अधिकार भी क्या हुए प्रदान किए गए, ठीक है।
अब ये हो गया आपका भारतीय समुदाय के बारे में, भारतीय समाज या समुदाय के बारे में ये हो गया। अब आइए देखिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ग्रामीण समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसकी विशेषता बताइए। ग्रामीण समुदाय की अर्थ एवं परिभाषा देते हुए क्या करना है, इसकी विशेषताओं को हमको बताना था। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या, विभिन्न विद्वानों ने गांव या ग्रामीण शब्द की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। कुछ व्यक्तियों का मत है कि जहां आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोग रहते हैं उसे नहीं होगा, उस क्षेत्र को गांव कहा जाए। दूसरी ओर, ठीक है, दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने गांव या ग्रामीण शब्द उनके लिए उपयुक्त माना है जहां कृषि को मुख्य व्यवसाय के रूप में जो है अपनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या वैचारिक मतभेद है। जैसे कुछ विद्वानों ने क्या कहा, कुछ विद्वानों का मानना था कि जहाँ पिछड़े लोग रहते हैं वही गांव है, और कुछ विद्वानों का मानना था कि जिनका जो है मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है, वो क्या है, वो गांव है। ठीक है, अब आइए देखिए सिम्स के अनुसार जो है उन्होंने क्या बताया। तो देखिए सिम्स के अनुसार क्या, समाजशास्त्रियों में ग्रामीण समुदाय को ऐसे बड़े क्षेत्र में रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिसमें समस्त या अधिकतर प्रमुख मानवीय हितों की पूर्ति होती है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि समाजशास्त्रियों का जो है ग्रामीण समुदाय को मतलब क्यों बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो गांव है तो वह क्या आपके समस्त और मानवीय जो भी अधिकार है, हित है, उसकी पूर्ति के लिए जो है पर्याप्त होता है। इस प्रकार ग्रामीण या गांव समुदाय वह क्षेत्र है जहां कृषि की प्रधानता, प्रकृति से निकटता, ठीक है, प्राथमिक संबंधों की बहुलता, जनसंख्या की कमी, सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव, दृष्टिकोण और व्यवहारों में सामान्य सहमति आदि विशेषताएं पाई जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गांव कहते हैं। तो देखिए आप सभी लोग देखते होंगे कि जो गांव के लोग हैं तो उनका जो प्रमुख व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है। वो क्या है, नेचर के बहुत पास होते हैं, उनमें क्या है आपस में भाईचारे की जो है संबंध बहुत पाया जाता है। गांव में जो है जनसंख्या जो है कम होती है, सामाजिक एकरूपता मतलब एक दूसरे के सुख दुख में वो भाग लेते हैं, सहयोग करते हैं। गतिशीलता का अभाव का मतलब क्या हुआ कि मतलब वो टोटल कृषि के अलावा कुछ भी मतलब उनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, दृष्टिकोण ये सब में मतलब एक ही दृष्टिकोण से सब चीज़ को वो लोग देखते हैं। ठीक है, यही कहा। अब आइए देखिए ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं क्या क्या है। तो देखिए ग्रामीण समुदाय की निम्नलिखित विशेषताएं, पहला क्या है, जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर। तो ठीक है, क्यों प्रकृति पर निर्भर हुआ, आप जैसे यह पॉइंट आप डालकर तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर का मतलब कि जो गाँव का क्या हुआ, गाँव का जो मुख्य व्यवसाय कृषि है, और कृषि क्या होता है आपका टोटल जो है प्रकृति पर निर्भर होता है। बारिश हुआ तो मतलब खेती अच्छी हुई, अकाल पड़ गया तो खेती नहीं हो पाई। ठीक है, फिर क्या, समुदाय का छोटा आकार, वहाँ पे क्या है छोटे मतलब छोटा छोटा गांव बनता है, तो वहाँ पे क्या है समुदाय का छोटा, कम जनसंख्या, गांव में क्या होती है अधिकतर जनसंख्या नहीं होती है गांव में, जैसे छोटे छोटे गांव बढ़ते जाते हैं। जैसे नगरों में क्या है 4000, 5000, 10,000, 15,000 लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक गाँव में 15,000 तो नहीं रहेंगे, बहुत रहेंगे 3,000, 4,000, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं, कहीं कहीं क्या 2,000 तक लोग रहते हैं। ठीक है, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, गाँव वालों का क्या होता है प्रकृति से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होते हैं। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, यानी क्या है एक दूसरे को मतलब वो अच्छी तरह से संबंधित, जैसे मान लीजिए बगल में है, जैसे मान लीजिए मेरी पड़ोसी, तो मेरे पड़ोसी में को कितने बच्चे हैं, ठीक है, उनका बेटा कहाँ कहाँ गया, मतलब कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सब की जानकारी रहती है। लेकिन वहीं पर क्या होता है शहर में क्या होता है घर के बगल में भी किसी के बारे में जानकारी नहीं रहती है। फिर क्या, सरल और सादा जीवन, उनका जीवन जो है सरल और सादा होता है। सामाजिक गतिशीलता का अभाव उनमें पाया जाता है। धर्म और प्रथा और रूढ़िवादियों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। आप लोग देखते हैं ना कि मतलब जो सदियों से चली आ रही प्रथा उसको जो है बहुत ज़्यादा वो लोग महत्व देते हैं। सामुदायिक भावना, एक दूसरे के मतलब भलाई के लिए वो हमेशा सोचते थे। संयुक्त परिवार, गांव में क्या होता है जॉइंट फैमिली ज़्यादा देखने को मिलती है। कृषि क्या होता है उनका मुख्य व्यवसाय होता है। जाति प्रथा भी वहाँ पर देखने, जजमानी प्रथा आप जानते हैं, जैसे कि मतलब शादी विवाह होता है तो जो नाऊ लोग होते हैं ना तो वो कहते हैं कि ये मेरा जजमान है, यानी उनके जरिए जो है उनका जो है भरण पोषण जो किया जाता है उसी को हम क्या है जजमानी प्रथा
प्रथा कहते हैं। ग्राम पंचायत, गांव में क्या होता है, गांव का एक ग्राम पंचायत होता है जिसको हम प्रधान कहते हैं, जो कि पूरे गांव की देख रेख और जो भी सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आती हैं उसका संचालन जो है करता है। उसका संचालन करने का मतलब क्या हुआ कि गांव के हर एक आदमी को अगर उस सुविधा को जो है वो पहुंचाता है। भाग्यवादी गांव के लोग जो ज़्यादा होते हैं वो मतलब भाग्य के भरोसे रहते हैं। जनमत का अधिक महत्व, यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे को, जनमत का अधिक महत्व का मतलब क्या हो कि एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना। सामाजिक समरूपता पाई जाती है। स्त्रियों की निम्न स्थिति होती है। गाँव में क्या होता है, शिक्षा का स्तर गिरा रहता है, कम रहता है, तो इसमें क्या स्त्री की जो स्थिति होती है वो निम्न होती है। यहाँ पर गाँव में क्या अशिक्षा भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। आत्मनिर्भरता भी मतलब होती है। फिर क्या विशेषीकरण का अभाव। विशेषीकरण का अभाव का मतलब यहाँ पे ये हुआ, अब देखिए हम एक एक चीज़ को यहाँ पर बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विशेषीकरण का अभाव क्या होता है, गांव के सभी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक कार्य को सामान्य रूप से किया जाता है, यानी एक ही कार्य को सब लोग करेंगे। यहाँ पर कोई विशेष उपाधि मतलब स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। उनका प्रमुख कार्य कृषि है। गाँव में सुविधाओं के अभाव में वे किसी कार्य विशेष में विशेषज्ञता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सभी लोग सभी कार्यों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं और यहाँ श्रम विभाजन विशेषीकरण तुलनात्मक जो है रूप से कम पाया जाता है, यानी कोई कंपटीशन नहीं है। सब जो अगर धान की खेती हो रही तो धान की खेती थोड़ा थोड़ा जानकारी क्या सबके पास होगा, हाँ, लेकिन धान की खेती को हम कैसे जैसे और अधिक पैमाने पर पैदा कर सकते हैं, ये जैसे स्पेशलाइजेशन हुआ, ये विशेषीकरण हुआ, ये इसकी ज्ञान जो है किसी को नहीं है, ठीक है। ये कहने का मतलब एक एग्जाम्पल। फिर क्या सामाजिक समरूपता, तो भारतीय ग्रामों में सामाजिक और सांस्कृतिक समरूपता देखने को मिलती है। उनके जीवन स्तर में शहरों की भांति जमीन आसमान का अंतर नहीं है। सभी लोग एक जैसे भाषा, त्यौहार, उत्सव, प्रथाओं और जीवन विधि का जो है प्रयोग करते हैं। उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में गहरी खाई और विभेद नहीं पाए जाते हैं। सही बात है। देखिए जो गांव के लोग होते हैं तो उनका जो त्यौहार हुआ, जैसे कि मान लीजिए अभी आपका गुरु पूर्णिमा आने वाला है, ठीक है, सावन का आने वाला है, तो उसमें क्या होता है, गाँव में जो भी मतलब प्रथाएँ हैं कि खेत जैसे बो गया तो खेत को मतलब जैसे जिसकी भी खेती हो जाती है तो क्या करता है, दाण बांधता है। तो उस दिन क्या करता है, उस दिन जैसे जिसका जिसका बंधा, ठीक है, मतलब पूरा खेती कंप्लीट हुआ तो उस दिन क्या करते हैं लोग, खीर पूरी मतलब बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रथा चली आ रही है ना कि नहीं, खेती कंप्लीट हो गया, धान उनके से हो गया, उतैला तिल्ली हो गया, मतलब पूरा खेती का काम एक तरह से हो गया। तो उस दिन क्या है, पूरी उत्सव मनाना। देखिए सावन है, आपका कजरी है, ये सब क्या है, सब छोटे छोटे जो त्यौहार होते हैं वो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। अनेक प्रांतों और वर्गों, प्रजातियों, भाषाओं और देश के लोग निवास नहीं करते। गांव में थोड़ा ना कि मतलब हर प्रदेश के लोग आकर रहे हैं, हर जाति के लोग, मतलब वहाँ पे क्या एक ही जाति, एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए उनमें क्या सामाजिक समता पाई जाती है। उनके जीवन में समानता, एकरूपता की अजस्र धारा जो है बहती रहती है, ठीक है। अब आइए देखिए बात करते हैं हम कस्बा या टाउन। देखिए विशेषताएं बहुत सारी, जो हमको समझ में आया कि नहीं इसको आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम डिफाइन करके यहाँ बता दिए, ठीक है। दो बताएं, बाकी ये सब आप लोग को जैसे हम बताएं आप उस तरह से हेडिंग डालकर अपने से भी अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। विशेषीकरण और सामाजिक समरूपता हमको लगा कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको हम बता दिए, ठीक है। अब आइए देखिए तीसरा प्रश्न, क्या कस्बा या टाउन से आप क्या समझते हैं। तो आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों को कई भागों में बांटा गया है, उनमें से एक कस्बा भी है। सामान्यतः कस्बा उस बस्ती को कहा जाता है जिसकी आबादी 5,000 से 10,000 तक होता है। कुछ विद्वानों ने 40,000 तक की आबादी वाले बस्ती को भी तो कुछ विद्वानों ने 50,000 तक की आबादी वाले बस्ती को भी कस्बा कहा। यानी कुछ विद्वानों ने क्या कहा, कुछ विद्वान तो जैसे मान के चलिए हम लोग कस्बा क्या जाते हैं 5 से 10,000 तक के लिए जानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का जो है यहाँ पर मतभेद हुआ, वो 40,000 के आबादी वाले क्षेत्र को या आबादी वाली बस्ती को क्या कहें, कस्बा कहें। कुछ विद्वानों ने क्या 50,000 वालों को भी कहा, ठीक है। भारत में गंगा यमुना दो आब में ऐसे बहुत से कस्बे हैं जिनकी आबादी 30 से 35,000 से भी अधिक है। कस्बे की अवधारणा भिन्न भिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं और सभ्यताओं, देश और समय समय के साथ क्या होती है, बदलती रहती है, ठीक है। तो कस्बा यानी टाउन जो होता है वो क्या समय के साथ साथ जो है इसमें परिवर्तन होता रहता है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नगरीय समुदाय से आप क्या समझते हैं। नगर का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए नगरीय
नगरीय, यह बना लीजिएगा। समुदाय की विशेषताएं बताइए। तो नगर को किसी विशेष ऐतिहासिक युग की देन नहीं माना जा सकता है। वास्तव में इनका इतिहास मानवीय साधनों के विकास क्रम के साथ हुआ है। नगरों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं। गिस्ट और हर्बर्ट के अनुसार सभ्यता की उत्पत्ति के समान ही नगर की उत्पत्ति भी भूतकाल के अंधकार में खो गई है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि सभ्यता की उत्पत्ति के समान, जैसे क्या है भारतीय सभ्यता जिसे सदियों चला रहा है कि संयुक्त परिवार होना चाहिए, सुख दुख में, अब क्या है उस सभ्यता का धीरे धीरे खंडन, सारे लोग क्या है अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी तरह से क्या है नगर की भी उत्पत्ति क्या भूतकाल के अंधेरों में खो गई। ये किसका मानना था? तो गिस्ट और हेबर्ट का मानना था। अब आइए देखिए अगली परिभाषा जो है, मतलब अगली बात को किसने बताया? तो मार्गेट और मुर्रे की मान्यता है कि नगर की उत्पत्ति धातु युग से हुई है। जिन व्यक्तियों के पास धातु के अस्त्र थे वे अन्य व्यक्तियों पर उन व्यक्तियों पर जिसके पास पत्थर के अस्त्र थे वो शासन करते थे। यानी था मार्गेट मुर्रे ने क्या बताया कि जो नगर की उत्पत्ति हुई तो वो क्या धातु युग से हुई, और ऐसे जो अस्त्र धातु के अस्त्र, जैसे तलवार हुआ, भाला हुआ, ये सब क्या धातु के अस्त्र बने, तो वो उन पे राज करते थे जिनके पास क्या पत्थर के अस्त्र होते थे। ठीक है, अब देखिए तीसरा परिभाषा क्या, लुईस वर्स के अनुसार देखते हैं। लुईस वर्स ने क्या परिभाषा दिया? तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने हुए तथा अस्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। ठीक है, फिर ममफोर्ड के अनुसार क्या परिभाषा है? तो नगर स्पष्ट अर्थों में एक भौगोलिक ढांचा है, एक आर्थिक संगठन एवं एक संख्यात्मक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रियाओं का मंच और सामूहिक एकता का एक सौंदर्यात्मक प्रतीक है। ये किसने बताया? ये जो है ममफोर्ड ने बताया कि जो नगर क्या है वो भौगोलिक एक ढांचा होता है, इसमें आर्थिक संगठन और संस्थागत संगठन और सामाजिक प्रक्रियाओं का एक मंच मानते हैं, और इसमें सामूहिक एकता का जो है एक सुंदर प्रतीक देखा जाता है नगर को। ठीक है, अब आइए देखिए ये 4 परिभाषा दे दी, 4 में से आप 2 याद करके उसको लिख लीजिएगा। अब देखिए उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि नगर वह क्षेत्र है जहां जनसंख्या की बहुलता और एवं विविधता पाई जाती है। गैर कृषि व्यवसाय, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण संबंधों की प्रधानता, औपचारिकता आदि नगरीय केंद्रों होगा। ठीक है, नगरीय यहाँ पर केंद्रों बना लीजिएगा, थोड़ा सा क्या टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नगरी और शहर और नगरीय, यह बना लीजिएगा। नगरीय समुदाय की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, जनसंख्या की बहुलता। हेडिंग आप डाल के यहाँ पर लिख देंगे जनसंख्या की बहुलता में, तो आप क्या लिखेंगे कि नगर में क्या है, गांव की अपेक्षा जो है अधिक जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ हर जाति धर्म के लोग जो है निवास करते हैं। दूसरे क्या है, जनसंख्या विभिन्नता, यानी यहाँ पर क्या है जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है। फिर क्या तीसरा क्या है, व्यवसाय की बहुलता एवं विभिन्नता, यहाँ पर क्या है एक से अधिक ज़्यादा जो है व्यवसाय पाया जाता है। गांव में क्या है कृषि एक व्यवसाय, लेकिन शहर में क्या बहुत सारे व्यवसाय हैं। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, यहाँ पर क्या है जैसा आपका काम है, जैसा आपका मेहनत है, उसके अनुसार जो है आपका श्रम का विभाजन होता है। ठीक है, उसका जो है विशेषीकरण किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ हाँ आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है व्यवसाय की बहुलता हो गया था आपका, श्रम विभाजन हो गया। फिर दैतिक संबंधों की प्रधानता, यानी प्राथमिक संबंधों को वो प्रधानता न देके द्वितीय संबंध जो होते हैं उसको प्रधानता देते हैं। कृत्रिमता, यानी उसमें क्या है मतलब आर्टिफिशियलिटी पाई जाती है। गतिशीलता, जो शहर में होते हैं गतिशीलता ज़्यादा पाया जाता है। विभिन्नता, यानी एक से ज़्यादा लोग होते हैं। फिर क्या व्यक्तिवादिता यहाँ पर पाई जाती है। सामाजिक समस्याएं भी यहाँ पे होती हैं। ठीक है, अगला क्या है आपका
संस्कृति शिक्षा एवं संस्कृति के केंद्र। यहाँ पर क्या है, शहरीकरण होने की वजह से क्या है, यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति के केंद्र भी पाए जाते हैं। यहाँ पर लोग से एजुकेट होते हैं। फिर क्या है, राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र पाए जाते हैं। सुरक्षा यहाँ पर होता है। स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की सुविधा भी जो होती है यहाँ पर प्राप्त होती है। फिर क्या है, मानव सभ्यता के पोषक। तो मानव सभ्यता के पोषक के बारे में देखिए हम बता दिए हैं यहाँ पे कि नगरों में विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थाएं होने के कारण वहाँ सभ्यता का विकास होता जा रहा है। विश्व की उच्च एवं विकसित सभ्यताएं नगर में ही फली और फूलती हैं। ठीक है, फली और फूलती हैं। फिर क्या है, नगर में धर्म और परिवार का महत्व पाया जाता है। फिर क्या है, आपका प्रतिस्पर्धा, यहाँ पर क्या है, कंपटीशन भी आपका पाया जाता है। फिर क्या, आर्थिक विषमता, यहाँ पर जो है बिजनेस के पर्पज से जो है आर्थिक विषमता भी देखने को जो है मिलती है। फिर क्या, यातायात एवं संदेश वाहन भी देखने को मिलता है। फिर क्या है, आपका फैशन भी यहाँ सबसे ज़्यादा, और सांस्कृतिक जो है आविष्कार भी यहाँ पर देखने को मिलते थे। ये क्या है, ये आपके जो है किसके विशेषताएं थे, तो शहर या नगरीय समुदाय की विशेषताएं थी। तो ये जो आपके 21 पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नगरीय सामाजिक संरचना। ठीक है, नगरीय सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। तो नगरीय शब्द पर विचार करते समय इस नगर शब्द से नगर शब्द से या एक विशिष्ट प्रकार की जीवन शैली जोड़ा जाता है। नगरी एवं नगर दोनों ही शब्द सामान्यतः एक ही अर्थ को व्यक्त करने के लिए बार बार काम में लिए जाते हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य उसके पश्चात से नगर को एक प्रकार का स्थान और नगरी को एक प्रकार के जीवन स्तर के रूप में माने जाने लगा, जो लोग प्रमुख रूप से नगर में ही पाया जाता था। ठीक है, जो क्या प्रमुख रूप से क्या है, नगरों में ही पाया जाता था। अब आइए देखिए आगे बात करते हैं। नगरीकरण को सामाजिक परिवर्तन का ही एक प्रमुख इकाई माना गया है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत में आर्थिक विकास और राजनीतिक परिवर्तन हुए, साथ ही नए मूल्य और नई अभिवृत्तियों का भी विकास हुआ। यह नगरीय और ग्रामीण सामाजिक संरचना के बीच निरंतरता बनाए रखने वाले तत्वों को जो है प्रकट करता है। इसी वजह से हम नगरीय सामाजिक संरचना के बारे में संरचना के तत्वों पर भारतीय समाज की आधारभूत सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार है, विवाह है, नातेदारी, जाति संदर्भ में क्या करते हैं, विचार करते हैं या करेंगे। अब आइए देखिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रजातीय विविधता क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार की शारीरिक विशेषताएं रखने वाले लोगों को प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में समय समय पर अनेक प्रजाति समूहों का आगमन हुआ, जिसका प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा, जैसे द्रविड़, आर्य, हूण, संग, मंगोल, पठान, मुगल। ये सब कैसे, ये सब आपके जो है जनजातीय प्रजाति थे। आदि प्रजातियां भारत में आई और उनका मिश्रण होता रहा। विश्व में सबसे अधिक प्रजातियां मिश्रण जो है भारत में हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में प्रजाति विभिन्नता पाई जाती है। शारीरिक लक्षणों के आधार पर भारतीय समाज के प्रजाति तत्वों को निश्चित करने का प्रयास गुहा ने अपनी पुस्तक एरेशियल एलिमेंट्स इन इंडिया में किया था। ठीक है, ये क्या प्रजाति से संबंध। अब आइए देखिए विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न है आपका विविधता में एकता क्या है। तो अब आइए देखिए यहाँ पर भारतीय समाज एवं संस्कृति की एक अनोखी विशेषता विविधता में एकता है। इस विशेषता ने ही इसे अनंत काल से अब तक जो है जीवित रखा है। भारत में प्रजाति, धर्म, संस्कृति और भाषा की दृष्टि से अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी संपूर्ण राष्ट्र में एकता के दर्शन होते हैं। सर हर्बर्ट रिजल ने लिखा है, भारत में धर्म, रीति रिवाज और भाषा तथा सामाजिक और भौतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी जीवन की एक विशेष एकरूपता कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक देखी जा सकती।
वास्तव में भारत का एक अलग चरित्र एवं व्यक्तित्व है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत क्या है, विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर सभी जाति धर्म का जो है एक समान रूप से जो है सम्मान किया जाता है। इसलिए हमारे देश को जैसे लोग क्या है, बहुत मतलब विश्व में अपना एक अनोखी पहचान रखता है। अब आइए देखिए इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो इसके में हम बात कर लेते हैं। देखिए भौगोलिक विविधता में एकता, ठीक है। दूसरा क्या, आपका ऐतिहासिक विविधता में एकता। भौगोलिक मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है मतलब हर क्षेत्र में क्या है, सभी तरह की जो जातियाँ जो है अपना निवास करती हैं। ऐतिहासिक विविधता में क्या है कि मैंने जो भी ऐतिहासिक काल से जो भी जाति जनजाति हैं उनमें भी विविधता है, लेकिन उनमें भी क्या है, उन विविधता होने के बाद भी क्या है, वो एक दूसरे की संस्कृति एक दूसरे के सभ्यता का जो है सम्मान करते हैं। धार्मिक विविधता, आप देखिए यहाँ पर धार्मिक विविधता यानी हिंदू धर्म अलग, मुस्लिम धर्म अलग, सिख धर्म अलग, विविधता होने के बाद भी क्या होता है, सब लोग एक दूसरे के धर्म को जो है सम्मान रूप से देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में भी एकता होता है। भाषाई विविधता में भी एकता, मतलब तरह तरह के लोग जो भाषा होते हैं, हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, कन्नड़ हुआ, सब भाषा है, भाषा अलग अलग है, लेकिन फिर भी क्या इनमें एकता है। राजनीतिक विविधता में एकता है। प्रजाति विविधता में भी एकता है। फिर क्या, जाति विविधता में भी एकता पाया जाता है, और मानसिक विविधता में भी क्या है, एकता पाया जाता है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि संजाति या नृजातीय विविधताएं क्या हैं, ठीक है। संजाति या नृजातीय विविधताएं क्या हैं, या इससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए नृजातिकी, ठीक है, नृजातिकी या संजातीयता को रंग संस्कृति के आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है। नृजातिकी समूह किसी समाज की जनसंख्या का वह भाग है जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति एवं उत्पत्ति आदि के आधार पर अपने को दूसरों से अलग समझता है। दूसरे शब्दों में, एक प्रकार की भाषा, प्रथा, धर्म, परिवार, रंग एवं संस्कृति से संबंधित लोगों के एक समूह को नृजातिकी की संज्ञा दी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, दूसरे शब्द में हम समझ सकते हैं कि एक ही प्रकार की भाषा, जहाँ पर क्या है, एक ही प्रकार की भाषा बोली जा रही हो, एक ही प्रकार की प्रथा हो, एक ही धर्म के लोग हों, परिवार के लोग हों, रंग और संस्कृति से क्या हो, सब समान हो, और वो एक ही समूह में निवास करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नृजातिकी की संज्ञा दे सकते हैं। अब आइए देखिए बात करते हैं यहाँ पे क्या है कि समान इतिहास, प्रजाति, जनजाति, वेशभूषा, खान पान वाला सामाजिक समूह भी एक नृजातीय समूह है जिसकी अनुभूति उस समाज एवं अन्य समूह के सदस्यों को होनी चाहिए। समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा एवं अभिव्यक्ति करने वाले समूह को जो है संजातीय समूह कहा जाता है। एक नृजातिकी समूह की अपनी एक संस्कृति होती है, अतः नृजातिकी एक सांस्कृतिक समूह भी है। भारत बहु नृजातिकी समूह वाला देश भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या, एक जाति से ज़्यादा अधिक जो है नृजातिका पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर समूह। अब देखिए समान आर्थिक ना, और समान आर्थिक हो, समान राजनीतिक हो, समान सांस्कृतिक हो, सबकी हितों की रक्षा और अभिव्यक्ति करने वाले समूह को हम क्या बोलते हैं, संजातीय बोलते हैं, ठीक है। तो आपका नृजाति और संजाति में क्या अंतर होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब आइए देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जनजाति से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ एवं परिभाषा, विशेषताएं बताइए। तो देखिए गोत्र का एक विस्तृत रूप जो है जनजाति है। यह खानाबदोश, झुंड, गोत्र, जत्थे, भ्रातृदल, अर्धांश से विस्तृत और संगठित होती है। जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन जाति, ठीक है, और एवं अनुसूचित जनजाति के नाम से जो है पुकारा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका जनजातियों क्या आदिम है, आदि समाज है, वन जाति है, अनुसूचित जनजाति आदि के नाम से क्या हम बुलाते हैं या कहते हैं। अब देखिए डॉक्टर घुरिये के लिए, डॉक्टर घुरिये इनके लिए पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, और वहीं पे क्या हटन इन्हें क्या आदिम जातियों के नाम से पुकारते हैं। अब देखिए डॉक्टर रिवर्स के अनुसार उन्होंने जनजाति की क्या परिभाषा दी। तो देखिए जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं और युद्ध आदि समान उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। यानी यहाँ पर क्या एक ऐसा समूह होता है जहाँ पर क्या
एक साथ लोग रहते हैं और कहीं भी युद्ध हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ तो क्या वो सम्मिलित रूप से वो मतलब उसमें भाग लेकर अपने जाति को जो है एक तरह से कायम रहने के लिए जो है रखते हैं। अब आइए देखिए हांकल के अनुसार, हाम्बल के अनुसार क्या है कि एक जनजातीय एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है और एक विशेष संस्कृति रखता है जो उन्हें दूसरे जनजाति समूह से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि जनजातियों का क्या होता है, एक सामाजिक समूह होता है जहाँ पर क्या होता है, विशेष भाषा बोला जाता है और एक विशेष उनकी संस्कृति होती है और वो क्या है, जनजातियों के समूह से पृथक करती है, वो दूसरे प्रकार की जो जाति होती है उससे क्या होती है, अलग करती है। यही क्या है, जनजाति। ये परिभाषा जो किसने दिया, हम्बल ने दिया। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है, भाषा होती है, राजनीति होती है, संगठन व्यवसाय होता है और जो सामान्यतः अंतर विवाह नियमों का जो है पालन करता है। ये क्या करते हैं, अपने ही जाति में जो है विवाह कर सकते हैं, ये चीज़ें। फिर क्या जनजातियों के लक्षण या विशेषताएं, तो क्या सामान्य भूभाग होता है, सामान्य भाषा होती है, विस्तृत आकार, जैसे कि यह जनजाति कई परिवारों का संकलन होता है, इसमें कई वंश समूह गोत्र होते हैं। यही कारण है कि उनकी सदस्य संख्या अन्य क्षेत्रीय समुदायों से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। अंतरजातीय विवाह, एक जनजाति के सदस्य अपना ही जनजाति में विवाह करते हैं। ठीक है। फिर क्या अगला जो है विशेषता या लक्षण क्या है, एक नाम होता है उनकी, दूसरा क्या, छठवां क्या है, सामान्य संस्कृति भी होती है और क्या, सामान्य आत्मनिर्भरता भी पाया जाता है और क्या, सामान्य निषेध भी। सामान्य निषेध में क्या है, एक जनजाति खान पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म। एक जनजाति है, खान पान होगा, विवाह होगा, परिवार होगा, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित समान निषेधों का जो है पालन करती है। राजनीतिक संगठन क्या होता है उनमें, तो एक जनजाति अपना निजी राजनीतिक संगठन होता है। इसमें अधिकांशतः एक वंशानुगत मुखिया होता है जो परंपराओं का पालन करने, नियंत्रण बनाए रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करता है। कहीं मुखिया की सहायता के लिए वयोवृद्ध लोगों की भी एक परिषद भी जो है पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या राजनीतिक संगठन उनका कैसा चलता है, तो वहाँ पर क्या है, एक मुखिया को चुना जाता है जो कि अगर समुदाय में कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके लिए दंड का भी जो है प्रावधान रखा जाता है। अब देखिए आत्मसात्तीकरण या आत्मसात से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा देखिए सात्तीकरण या आत्मसात को स्पष्ट करते हुए गिलीन देखते हैं, नहीं होगा, लिखते होगा यहाँ पर। ठीक है, लिखते हैं। सात्तीकरण आत्मसात एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों और समूहों के बीच मतभेद कम होते हैं और क्रिया, मनोवृत्ति और मानसिक क्रिया में सामान्य हित के प्रति आदर के साथ समानता में वृद्धि होती है। जब व्यक्तियों एवं समूह में आत्मसात हो जाता है तो वो उनके बीच पाए जाने वाले मतभेद समाप्त हो जाते हैं और उद्देश्यों और हितों में समानता आ जाती है। आत्मसात जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण की जो है क्रिया होती है। तो देखिए उन्होंने यही बताया कि आत्मसात का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल अपने आप से परिचित होना। वहाँ पर क्या है, एक तरह से आत्माओं का मिलन, वहाँ पर कोई भी अंतर नहीं होता है। जो भी हित होगी, जो भी उद्देश्य होंगे वो क्या सबके लिए समान होंगे। यही क्या आपका आत्मसात होता है। अब देखिए परिभाषा में आगबर्न ने क्या दिया, आगबर्न और निमकॉफ क्या लिखते हैं या उनके अनुसार आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समय, ठीक है, असमान व्यक्ति समूह अपने स्वार्थ और दृष्टिकोण में समान हो जाते हैं। ठीक है, आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है कि किसी समय भी एक असमान व्यक्ति या समूह जो है अपने स्वार्थ और दृष्टिकोण में क्या हो, समान हो जाए, वही क्या है हमारा आत्मसात है। फिर क्या है आपका बोगार्डर्स के अनुसार सात्मीकरण या आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्तियाँ एकत्रित की जाती हैं और इसके फलस्वरूप वह एक संयुक्त समूह के रूप में विकसित होते हैं, वही क्या है आत्मसात है। तो उन्होंने ये बताया
एवोगाड्रस ने कहा कि आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है, मतलब एक से ज़्यादा अनेक व्यक्तियों की जो होती है मनोवृत्ति को एकत्रित किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, उनको मिलाया जाता है, तो उसमें जो है संयुक्त समूह जो है विकसित होती है, संयुक्त समूह का जो है विकास होता है, वही क्या है आपका आत्मसात होता है। अब आइए देखिए आत्मसात की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं पहली विशेषता क्या है स्टूडेंट। तो आत्मसात एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया के रूप में आत्मसात में दो व्यक्तियों या समूहों के विचारों, उद्देश्यों व दृष्टिकोण, मनोवृत्तियों में समानता आ जाती है। वे एक दूसरे के रीति रिवाज, प्रथाओं, मूल्यों और आदर्शों और सांस्कृतिक प्रतिमानों को अपना लेते हैं। ठीक है। दूसरा क्या, आत्मसात एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया एवं अवस्था दोनों ही है। ठीक है। आत्मसात क्या है, प्रक्रिया और अवस्था दोनों ही है। प्रक्रिया के रूप में आत्मसात में दो व्यक्तियों समूह परस्पर समान हो जाते हैं, जबकि अवस्था के रूप में व्यक्ति जिस संस्कृति के मध्य जन्म लेता है धीरे धीरे उसे अपना लेता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि आत्मसात क्या है, उनके विशेषता क्या है, तो वो प्रक्रिया और अवस्था दोनों होता है। ठीक है। प्रक्रिया के रूप में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है, दो व्यक्ति या समूह जो है परस्पर मिलकर जो है समान एक जैसा हो जाते हैं, लेकिन अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति का जिस अवस्था में जन्म होता है वो उस अवस्था को क्या करता है, धीरे 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 अपना लेता है। अब आइए देखिए तीसरी विशेषता हमारी क्या, आत्मसात की प्रक्रिया मंद गति से चलती है। चौथा विशेषता क्या है, आत्मसात उन समाजों में अधिक होता है जिनमें विभिन्न संस्कृतियों को फलने फूलने की स्वतंत्रता होती है। पांचवा क्या, आत्मसात एक व्यक्तित्व एवं सामाजिक प्रक्रिया है। व्यक्तित्व प्रक्रिया के रूप में दो भिन्न और असमान व्यक्ति और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में दो भिन्न और असमान व्यक्ति का जो है समूह हो जाते हैं, मतलब एक समान जो बन जाते हैं। ठीक है। अब आइए देखिए छठवां हमारा क्या है, छठवां है कि आत्मसात की प्रक्रिया एकीकरण को जो है बढ़ावा देती है। सातवां विशेषता क्या, आत्मसात एक संगठनकारी प्रक्रिया है। ये सब विशेषताएं भी आप अच्छे से देख लीजिए। अब आइए देखिए हम बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या, जाति का अर्थ क्या है, परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताएं बताइए, या जाति तथा वर्ण में क्या अंतर होता है स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जाति शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा में कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ प्रजाति, नस्ल या जन्म से लिया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1665 ईस्वी में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया। उसके बाद फ्रांस के अब्बे दोबाव ने इसका प्रयोग जो है प्रजाति के संदर्भ में किया। अब देखिए जाति की परिभाषा क्या है, मजुमदार और मदान के अनुसार तो जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। और कूले के अनुसार देखते हैं, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। कूले ने क्या कहा, कूले ने ये कहा कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। अब आइए देखिए विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो विशेषताएं क्या है, तो किंग्सले डेविस के अनुसार, डेविस ने अपनी पुस्तक मानव समाज में जाति व्यवस्था की निम्न सात विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता क्या है, जाति की सदस्यता वंशानुगत होती है, अर्थात जाति का निर्धारण बच्चों के माता पिता से होता है। ठीक है। तो जाति यानी वो क्या है, वो क्या है, पटेल है, यादव है ना, तो वो क्या है, बच्चा जिस परिवार में जन्म लेगा वो उसी जाति का होगा। फिर क्या है, जाति की सदस्यता जन्मजात होती है, कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी प्रयास से अपनी जाति को नहीं बदल सकता है। ठीक है। फिर तीसरी विशेषता क्या, जाति एक अंतर्विवाहित समूह है, अर्थात जीवन साथी का चुनाव अपने ही जाति में करना होता है। तो ये भी क्या जाति की विशेषता रहेगी। हालांकि अब क्या, अब इतना एजुकेशन आ गया है कि लोग क्या है, अब किसी भी जाति में जो है शादी कर ले रहे हैं। प्रत्येक जाति का अपना एक नाम होता है जिससे जातिगत चेतन को बल मिलता है। ठीक है। जाति व्यवस्था में खान पान, विवाह, व्यवसाय आदि से संबंधित प्रबंध पाए जाते हैं। फिर क्या है, प्रत्येक जाति की परंपरागत व्यवसाय होता है। फिर क्या है आपका, प्रत्येक जाति के मध्य श्रेष्ठता और निम्नता की भावना जो है पाई जाती है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं जाति तथा वर्ण में क्या अंतर होता है। तो देखिए
जाति की सदस्यता व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, जबकि वर्ण की सदस्यता गुण और कर्म के आधार पर होती है। ठीक है, शास्त्रों में केवल 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होगा। ठीक है, शूद्र का उल्लेख किया गया, जबकि जातियों की संख्या क्या होती है, हजारों में होती है। जाति की उत्पत्ति जैन और बौद्ध धर्म के ठीक है, हास या हानि के बाद मानी जाती है, जबकि वर्ण व्यवस्था प्राचीन वैदिक काल से ही क्या है, प्रचलित है। फिर क्या है, वर्ण जाति की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। वर्ण क्या है आपका, जाति के अपेक्षा क्या होता है, अधिक प्राचीन है। दूसरे 5वां क्या अंतर है, वर्ण जाति की अपेक्षा अधिक लचीली व्यवस्था है। 6ठा अंतर क्या है, वर्ण समानता पर आधारित है, जबकि जाति जो होती है वो समानता पर आधारित नहीं होती है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि या जन विस्फोट के लिए उत्तरदायी कारण क्या है। तो देखिए, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित। पहला क्या, जन्म दर की अधिकता और मृत्यु दर की कमी। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि भारत में क्या जन्म दर जो है अधिक है और मृत्यु दर कम है। क्यों जन्म दर अधिक है, क्योंकि जो है कि यहाँ पर लोग जो है परिवार नियोजन वाले नियमों को जो है पालन नहीं करते हैं, और मतलब लड़के की चाह में जो है मतलब एक से अधिक लड़कियों का जन्म दे देने, और लास्ट में क्या है लड़का नहीं होता। तो देखते हैं आप ना कि 7-8 लड़कियां हो गई। तो ये क्या जन्म और मृत्यु दर में क्या है, कमी है इसकी वजह से। फिर क्या है, गर्म जलवायु के कारण यहाँ लड़कियों में शीघ्र ही परिपक्वता आ जाती है, वह कम उम्र में संतान पैदा करने योग्य हो जाती है। प्रजनन की प्रक्रिया के लंबी अवधि तक चलने के कारण अधिक संतान जो है जन्म ले लेती है। इसकी वजह से भी क्या है आपका जनसंख्या विस्फोट हो सकता है, या जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। फिर क्या, बाल विवाह पहले था अब नहीं है। मनोरंजन के साधनों का अभाव, जैसे कुछ लोग क्या जो जनजातियां होती हैं बाहर मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में या ऐसे, तो लोग जहां मनोरंजन का साधन नहीं तो वहां क्या औरत को ही जो है वो मनोरंजन का साधन समझते हैं। फिर क्या, संयुक्त परिवार प्रथा, शिक्षा का अभाव, निम्न जीवन स्तर, पारिवारिक कल्याण के साधनों के प्रति पूर्ण जानकारी अभाव, यानी परिवार नियोजन जैसे कैसे कर सकते हैं, क्या कौन कौन से जो है टूल्स है, कौन कौन से जो तरीके जिनकी वजह से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका अभाव होना। विवाह की अनिवार्यता, यानी विवाह जो है एक धार्मिक कार्य, इसकी अनिवार्यता देना। पुत्र को अधिक महत्व देना, ये भी अभी अब आपको बताएं। चलचित्र और अश्लील है आप होगा, ठीक है, ल बना लिया। अश्लील साहित्य, तड़क भड़क, चुस्त पोशाक आदि ने यौन उत्तेजना जो है पैदा कर देती है। ठीक है, अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जनसंख्या विस्फोट के क्या परिणाम है जो समाज की प्रगति में बाधक है। तो देखिए, भारत में बढ़ती जनसंख्या ने अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा कर दी हैं और देश के योजनाबद्ध विकास में बाधा उत्पन्न की है। जनसंख्या विस्फोट के कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही जो कि समाज की प्रगति में बाधक है। अब वो कौन कौन सी जो है बाधक एलिमेंट है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला क्या है आपका आर्थिक विकास में बाधक। ठीक है, आर्थिक जनसंख्या विस्फोट के आर्थिक विकास में बाधक है, यानी अब देखिए क्या है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब जहाँ पर 50 रुपये में काम होता था, बेरोजगारी की वजह से क्या वहाँ 5 रुपये में काम होता है। आर्थिक बाधक हुआ ना। खाद्य समस्या, अब लोग क्या खेती करना नहीं चाहते, सबको क्या है नौकरी चाहिए, तो खाद्य समस्या भी बड़ी, पॉपुलेशन बढ़ेगा, ज़मीन कम रहेगी तो कहाँ से हो पाएगा। फिर क्या मूल्य वृद्धि, मतलब नैतिक मूल्यों का जो है मतलब उसमें वो नैतिक नहीं, जो प्रोडक्ट कम है तो उसकी क्या होती है वृद्धि ज़्यादा हो रही है। निरक्षरों की संख्या में वृद्धि, यानी पढ़े लिखे लोग भी बहुत अधिक हो गए हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोग का मतलब क्या हुआ कि बहुत से, आप जैसे आप ही में से बहुत से स्टूडेंट हैं, ठीक है, अभी बीए में आप लोग पहुँच गए हैं, बुरा मत मानना, बीए में आप लोग पहुँच गए, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या हुआ, आप पढ़े लिखे निरक्षर हुए। ठीक है, फिर क्या आवास समस्या, रहने के लिए बेकारी, निम्न जीवन स्तर, गरीबी, ये सब क्या सब आपकी जनसंख्या विस्फोट के कारण है। अपराधों में वृद्धि, आप देखिए आए दिन मर्डर हो रहा है, पारिवारिक विघटन हो रहा है, नागरिक समस्या, ये सब क्या सब आपका उसके अंतर्गत आएगा। अब आइए देखिए जननांकी सिद्धांत क्या है, यानी डेमोग्राफी थ्योरी से आप क्या समझते थे। देखिए, जनसंख्या की समस्या को हल करने में प्राचीन काल से ही समाज वैज्ञानिकों एवं अर्थशास्त्रियों की रुचि रही है। समाज में
यहाँ पे देख दिया मैं बना ली। समाज में वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों की रुचि रही है। किसी भी देश में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या की वृद्धि किस गति से होती है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि और घटोतरी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार रोका जा सकता है, आदि प्रश्नों को लेकर समय समय पर अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। यहाँ जनसंख्या के जो है प्रमुख सिद्धांत कुछ ऐसे हैं, तो जिसमें से हम एक सिद्धांत के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें क्या है आपका माल्थस जनसंख्या संबंधी सिद्धांत। तो माल्थस ने 1798 ईस्वी में एन ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। माल्थस एक पादरी थे, उन्होंने यूरोप के कई देशों में जनसंख्या वृद्धि का गहन अध्ययन किया। माल्थस के सिद्धांत के आधार 3 थे: जनसंख्या में वृद्धि दर, खाद्य सामग्री के उत्पादन की दर और जनसंख्या नियंत्रण। ये तीनों पर उन्होंने जो है काम किया था, ठीक है, कि कैसे हम जनसंख्या में वृद्धि दर को, खाद्य सामग्री के उत्पादन को कैसे हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, इस पे जो है उन्होंने डेमोग्राफी थ्योरी जो है दिया था। अब आइए देखिए हम बात करते हैं धर्म से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ में परिभाषा बताइए। आदिकाल से ही मानव में अज्ञात और अदृश्य शक्तियों के बारे में जानने की लालसा रही है। मनुष्य की अदृश्य जगत में रुचि ने ही धर्म को क्या किया, जन्म दिया। आदिम से लेकर सभ्य समाज तक हमें धर्म और ईश्वर संबंधी दर्शन विचार देखने को मिलते हैं। विज्ञान के चमत्कारी प्रभाव, कहीं कहीं विज्ञान और धर्म में टकराव के बावजूद आज भी समाज धर्म का प्रभाव क्षीण नहीं हुआ है। एक हिंदू से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने जीवन में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो है पूर्ति करेगा। अब आइए देखिए धर्म की परिभाषा में राधा कमल मुखर्जी ने क्या कहा। उन्होंने बताया, देखिए उन्होंने क्या कहा कि भारतीय जीवन रचना का निर्माण आत्मा, प्रकृति और परमात्मा और उनके पारस्परिक संबंधों की विवेचना करने वाला सूचना आध्यात्मिक दर्शन पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए दूसरी परिभाषा क्या है, जेम्स फ्रेजर के अनुसार उन्होंने क्या बताया, धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वह प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित करती है। उन्होंने ये देखिए, अब धर्म जेम्स फ्रेजर ने क्या बताया, उन्होंने ये धर्म को माना कि मानव जीवन प्रकृति को मार्ग दिखाए और कैसे मतलब दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है, वही क्या है, वही हमारा धर्म है। अब देखिए टाइलर के अनुसार क्या है आपका, कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। धर्म क्या है, आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास ही क्या होता है, हमारा धर्म है। अब ये परिभाषा भी। अब आइए देखिए आगे बात करते हैं हम भारतीय समाज पर हिंदू धर्म का प्रभाव। भारतीय समाज पर हिंदू धर्म के प्रभाव पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जो सदियों से भारतीय समाज में आजस्व धारा के रूप में निरंतर प्रभावित होता रहता है। इसने भारतीय समाज को निम्नलिखित रूपों में जो है प्रभावित किया। पहला क्या है आपका, सामाजिक संगठन का आधार। देखिए हिंदू धर्म की अपनी एक आचार संहिता है जो हिंदुओं के कुछ कर्तव्य, आदेश व निर्देश निर्धारित करती है, जिसका पालन अलौकिक शक्तियाँ ईश्वर के भक्ति होगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ईश्वर के भक्ति, भाई नहीं होगा यहाँ पर, भक्ति बना लीजिएगा, भक्ति के कारण किया जाता है। परिणाम स्वरूप एक ही धर्म में अनुयायियों के व्यवहारों में समानता के कारण सुदृढ़ सामाजिक संगठन की भी क्या होती है, स्थापना होती है। दूसरा क्या है आपका, सामाजिक नियंत्रण का प्रभावपूर्ण स्थान। हिंदू धर्म बताता है कि समाज में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, एक मानव के दूसरे मानव के साथ संबंध कैसे हो, परिवार के सदस्यों के साथ पारस्परिक कर्तव्य क्या हो, आदि के बारे में क्या करता है आपका जो है हिंदू धर्म बताता है। तीसरा क्या, व्यक्तित्व के विकास में सहायक। हिंदू धर्म न केवल समाज को ही संगठित नहीं रखा बल्कि व्यक्तित्व को भी संगठित रखा है। फिर क्या, भावनात्मक जो है सुरक्षा। तो अब देखिए मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार की निर्बलताओं और सुरक्षा और अभाव को महसूस करता है। ऐसे समय में धर्म मानव की एक बहुत बड़ी शक्ति
परिस्थिति बन जाती है। अर्थात धर्म एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति को अपनी सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल जो है सहायता देती है। देखिए, जैसे हम किसी भी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, धर्म के बारे में देखते हैं ना, तो वो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। सामाजिक एकता में सहायक होता है आपका। फिर क्या है, सामाजिक नियमों और नैतिकता की जो है पुष्टि आपका जो है हिंदू धर्म करता है। फिर क्या है, सामाजिक परिवर्तन पर नियंत्रण। तो देखिए, औद्योगिकी और नगरीकरण के फल स्वरूप भारतीय समाज में तीव्रगामी परिवर्तन जो है समाज में के लिए हितकारी और हितकारी दोनों, अहितकारी, ठीक है, हितकारी और अहितकारी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अपनी रूढ़िवादी प्रवृत्ति के कारण ऐसे परिवर्तनों पर भी रोक लगाता है जो समाज में विघटन पैदा करे। ठीक है, तो देखिए ये आपके क्या है, आपके सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण में। अब आइए देखिए सद्गुणों का विकास। तो हिंदू धर्म से क्या होता है, आपका सद्गुणों का विकास भी होता है। पवित्रता की भावना को जो है जन्म देता है। कर्तव्य का निर्धारण कैसे होना चाहिए उसके बारे में बताता है। मनोरंजन प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति की रक्षा करता है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं परिवार से आप क्या समझते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। परिवार से आप क्या समझते हैं, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, उसके जो है विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है, संयुक्त परिवार के लाभ क्या होते हैं, संयुक्त परिवार के हानि क्या होते हैं, संयुक्त परिवार का प्रकार या कार्य क्या होता है, ये सब आप लोग जरूर एक बार आपके पास बुक होगा उससे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखिए परिवार समाज की प्रथम इकाई है। फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के फैमिलोस शब्द से हुआ जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ जिसमें माता पिता बच्चे और नौकर तथा दास हों। ठीक है, मैकावर और पेज के अनुसार क्या कहा गया, तो परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और पालन पोषण, जन्म होगा, जनन नहीं होगा, बच्चों के जन्म होगा, ठीक है, जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ठीक है, क्लेयर के अनुसार परिवार क्या है, परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच क्या होता है, पाया जाता है, तो वो क्या है, वही परिवार है। देखिए स्टूडेंट, अब मेरा क्या ड्यूटी भी आज है 1:30 बजे से, तो थोड़ा इधर हम जल्दी पढ़ाएंगे, इसको हम समझाएंगे नहीं, ये अपनी भाषा में आप समझ लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, परिवार की विशेषताएं। तो परिवार क्या है, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब क्या हुआ कि परिवार जो है सभी जगह पाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सार्वभौमिकता हेडिंग डाल के लिख सकते हैं कि परिवार एक ऐसी संस्था है या परिवार एक ऐसा समुदाय है या परिवार एक ऐसा इकाई है जो कि सब जगह पाया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, भावनात्मक आधार। परिवार क्या होता है, भावनाओं का आधार होता है। रचनात्मक प्रभाव, परिवार में जो होती है क्रिएटिविटी पाई जाती है। केंद्रीय स्थिति, परिवार जो होता है एक केंद्र बिंदु की तरह होता है। सदस्यों का उत्तरदायित्व, परिवार के सभी सदस्यों का जो है अलग अलग उत्तरदायित्व होता है, जो कि मतलब सब लोग क्या अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। सीमित आकार, परिवार में क्या होता है, सीमित संख्या होती है। सामाजिक नियमन, परिवार में सामाजिक नियमन को भी देखा जाता है, कुछ भी जो समाज तौर से जो नियम बताए जाते हैं उसको भी वहाँ पर पाया जाता है। फिर क्या, परिवार एक अस्थायी और अस्थायी प्रकृति के रूप में जो है कार्य करता है। अब आइए देखिए संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए और संयुक्त परिवार के प्रकार बताइए। देखिए भारतीय सर्वाधिक संरचना की एक विशेषता के रूप में यहाँ संयुक्त परिवार प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। हिंदुओं के अलावा अहिंदू लोगों में भी संयुक्त परिवार की पारिवारिक व्यवस्था पाई गई। संयुक्त परिवार हिंदुओं की एक विशिष्ट लक्षण माना गया है। संयुक्त परिवार में समानता उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो कि एक सामान्य पूर्वज की संतान होते हैं। भोजन पूजा संपत्ति की दृष्टि से वे संयुक्त होते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए इरावती कर्वे के अनुसार, इरावती कर्वे ने क्या परिभाषा दी है संयुक्त परिवार की, तो उन्होंने बताया कि एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं और संपत्ति के समृद्ध स्वामी होते हैं और वह सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से जो है रक्त संबंधित यानी ब्लड का रिलेशन उनका होता है, वही क्या है आपका संयुक्त परिवार है। अब देखिए जॉली के अनुसार, जॉली ने क्या कहा, न केवल माता पिता
तथा संतान, भाई, सौतेले भाई सामान्य संपत्ति पर रहते हैं, बल्कि कभी कभी इनमें कई पीढ़ियां तक संतानें, पूर्वज और समानांतर संबंधी भी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। वही क्या है, हमारा ज्वाइंट फैमिली। अब आइए देखिए ज्वाइंट फैमिली या संयुक्त परिवार के जो है विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सामान्य निवास यानी एक जगह वो निवास करते हैं। सामान्य रसोई यानी उनका एक बिल्कुल एक कॉमन रसोई होता है। सामान्य संपत्ति यानी संपत्ति पर जो है सभी का बराबर अधिकार होता है। सामान्य पूजा, धार्मिक कर्तव्य का वो निर्वहन करते हैं। रक्त संबंध से संबंधित होते हैं, ठीक है। इनका जो है बड़ा आकार होता है। अधिकार और दायित्व भी क्या होते हैं, इनमें जो है बराबर पाया जाता है। परिवार का एक ही मुखिया होता है। और क्या है, आपका सहयोग की भावना पाई जाती है। फिर क्या, सदस्यों में एक निश्चित संस्करण पाया जाता है। तुलनात्मक अस्तित्व होता है। अब देखिए संयुक्त परिवार के प्रकार क्या हैं। तो संयुक्त परिवार के प्रकार जो है सत्ता और वंश और स्थान के आधार पर कितने होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। आपका देखिए पितृसत्तात्मक, या इसी को पितृवंशी भी कहते हैं, या इसी को पितृ स्थानीय परिवार भी कहते हैं। मातृसत्तात्मक या मातृवर्षीय या मातृ स्थानीय परिवार। मिताक्षरा संयुक्त परिवार, ये क्या है, आपके सत्ता, वंश और स्थान के आधार पर हो गए। अब आइए देखिए पीढ़ियों के गहराई के आधार पर। तो देखिए संयुक्त परिवार का उदय, ठीक है, संयुक्त परिवार का क्षैतिज प्रारूप और संयुक्त परिवार का मिश्रित प्रारूप। ये क्या है, आपके जो है परिवार के प्रकार हो गए। तो इसको और अब देखिए हमने अभी आपको क्या बताया कि आप लोगों को और क्या क्या इसके अलावा पढ़ना है, जिसको हम छोड़ दिए हैं स्टूडेंट, क्योंकि समय अभाव है, आज हमको ड्यूटी भी था। तो यही आपका एक ही मॉडल पेपर है। इसमें आप लोग ना संयुक्त परिवार के क्या क्या हानियाँ होती हैं, क्या क्या दोष होते हैं, तो या आप लोग सब लोग एक कुछ क्वेश्चन जो है आपके कॉमन सेंस पर रहेंगे, तो उसको आप आसानी से कर लेंगे। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग अच्छे से पेशेंस के साथ आप लोग पढ़िएगा और अच्छे से पेपर करके आइएगा। अब पेपर आप लोगों का कैसा हुआ इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। और जिन बच्चों का जो है पॉलिटिकल साइंस का क्लास है, तो उसको हम मंडे को उनको पॉलिटिकल साइंस का क्लास दे देंगे, या मंडे नहीं तो कल संडे को रात में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप पॉलिटिकल वालों को बता दीजिएगा कि आपकी क्लास जो है मतलब संडे या मंडे में लगेगी। ओके, मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, देखिए आप लोग का मेजर कमेंट था स्टूडेंट, और बहुत मेहनत, देखिए इतना ही क्वेश्चन बनाने में कम से कम 8-10 घंटे जो है टाइप करने में लग जाते हैं। उसके बाद देखिए वीडियो आप लोगों का जो है आज की थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, 1 घंटे के लगभग वीडियो हो जाएगा आप लोग। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, आप लोग अच्छे से बस आप लोग सिर्फ पढ़ने का कार्य करिएगा स्टूडेंट, सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं कि मेजर और माइनर का जो है एक ही पेपर होगा स्टूडेंट, ठीक है। मेजर हो चाहे माइनर में आप लोगों का सोशियोलॉजी है वो एक ही पेपर होगा 4 जुलाई को। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में, और प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा।